शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कल दिल्ली में होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक। बता दें आपको, हरियाणा विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा और कल बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आएगी। इस लिस्ट में प्रमुख नेताओं के नाम शामिल होंगे। 50 सीटों पर नामों का ऐलान हो सकता है, यानी कि 50 सीटों पर कौन कौन से वो 50 चेहरे होंगे, 50 नाम होंगे जिन्हें मैदान में उतारा जाएगा। इस पर चर्चा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि अब समय बेहद कम बाकी बचा हुआ है और ऐसे में इस कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारियों के साथ, नामों के ऐलान के साथ, क्योंकि जब नामों का ऐलान होगा कैंडिडेट्स को पता होगा कि हमें किस तैयारी के साथ और किस तरीके से लोगों के बीच उतरना है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो रणनीति बनाई जाएगी और उस रणनीति को फिर ग्राउंड जीरो पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, लोगों के बीच पहुंचा जाएगा, उन मुद्दों को उठाया जाएगा। ऐसे में कल बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने की पूरी संभावना है। उन नामों पर चर्चा होने की पूरी संभावना है इस बैठक में, जिन नामों पर मोहर लगेगी। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुगबुगाहटें तेज होती हुई जाहिर तौर पर तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द अपनी कैंडिडेट्स लिस्ट को फाइनलाइज किया जाए, ताकि कैंडिडेट्स अपने मुद्दों के साथ अपने वोट बैंक को कनेक्ट करने के लिए, लोगों को कनेक्ट करने के लिए उनके मुद्दों को उठाते हुए उनके बीच पहुंचे और मजबूती के साथ रणनीति को ग्राउंड जीरो पर उतारा जा सके, जीत के मंत्र के साथ लोगों के बीच पहुंचा जा सके। क्योंकि एक ही चरण में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में हर संभव कोशिश यही कि जल्द से जल्द चीज़ों को फाइनलाइज कर लिया जाए। जितने भी सियासी समीकरण बन रहे हैं अलग अलग सीटों पर, जिस तरह की फिजा है उस हिसाब से जल्द फैसला ले लिया जाए। शिखा शर्मा हमारे साथ, हमारी संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गई है। शिखा, कल होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक से क्या उम्मीदें लगाई जाए? देखिए, फिलहाल अब समय जो है बहुत कम रह गया। ऐसे में हरियाणा का हर एक को युवा चाहता है कि उन्हें पता लग जाए कि उनके शहर से कौन सा कैंडिडेट जो है वो चुनाव लड़ने जा रहा है, ताकि वो भी सोच समझ के अपना वोट जो है दे सके। कहीं ना कहीं जिनको मन बनाना है वो बना चुका है, उनकी पार्टी के साथ जाएंगे, पर कहीं ना कहीं कैंडिडेट जो है वो भी मैटर करता है कि वो कैंडिडेट कैसा है। कई बार जनता जो है वो सरकार को ना देखते हुए कैंडिडेट को देते हुए भी वोट देती है। कई बार ऐसा होता है सरकार शायद काम ना करे, पर जिन कैंडिडेट को वो चुन रही है शायद किसने उनके लिए काम किया हो वो। तो भैया इस बार टिकट मिलना ही मिलना है, तय है ऑलमोस्ट। सीएम से हम बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की ऐसी खासियत है कि जब वो टिकट पे चर्चा हो रही होती है, जब वो सीएम का नाम भी क्यों ना हो, तो उन्हें भी उस मीटिंग से उठ के बाहर जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सीएम ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे नहीं पता है किसका नाम है, पर उम्मीद जाएगी सीएम जेपी दलाल, कृष्ण पाल गुर्जर, किरण चौधरी जो अभी भी राज्यसभा मेंबर बनी है, तो उनकी बेटी श्रुति चौधरी को है, उनको टिकट मिलने की उम्मीद जो है वो की जा रही है। और ऐसे बहुत से विधायक हैं जो लगातार काम करते आ रहे हैं, उनके नाम जो है वो बने रहेंगे। और साथ ही ऐसे बहुत से एमएलए हैं जिनकी टिकट कटना कंफर्म भी है। नाम हम ऐसे नहीं लेंगे, पर कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के समय में जिस तरह, तो कहीं ना कहीं यहाँ के एमएलए को, मंत्रियों को, यहाँ के लोगों को वो थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो है मोहन लाल बड़ौली, वो एज एमएलए भी काम कर चुके हैं, आपको प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो उन्होंने भी लोगों के बारे में काफी पता है। तो कहीं ना ये टीम जो है वो जरूर उस बैठक में शामिल रहेगी। अब किसकी किस्मत खुलती है, किसकी किस्मत नहीं खुलती है, वो देखने वाली बात है। पर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो ये ध्यान रखती है कि जिसको भी टिकट दे वो उसका हकदार हो और उसने उस टिकट के लिए प्रॉपर मेहनत की हो, तभी उसको वो टिकट जो है वो दी जाए। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका शिखा, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। आज अंबाला के नारायणगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोड शो किया। ये रोड शो नारायणगढ़ के सुभाष चौक से शुरू होकर पंचलाशा चौक पर जाकर खत्म हुआ। मुख्यमंत्री नायब सैनी के रोड शो में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, अंबाला से जिला अध्यक्ष मनदीप राणा, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश बतौरा और अन्य बीजेपी नेता मौजूद रहे। जहां से मुख्यमंत्री का रोड शो निकला, वहां पर लोगों ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। इस मौके पर उनके साथ उनकी पत्नी सुमन सैनी मौजूद रही। भारी भीड़ का जन समर्थन देखकर मुख्यमंत्री काफी गदगद नजर आए। उन्होंने सभी नारायणगढ़ वासियों का अभिवादन स्वीकार किया। रोड शो में एक बार फिर नायब सरकार और बीजेपी सरकार के नारे गूंजते हुए दिखाई दिए।
उधर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जेजेपी और आईएनएलडी पर निशाना साधा है और कहा है कि जेजेपी और आईएनएलडी ये दो ऐसी पार्टियां हैं जो बीजेपी के इशारों पर पिछले 10 सालों से प्रदेश में राजनीति कर रही है। यह हरियाणा की जनता समझ चुकी है। जेजेपी और आईएनएलडी दोनों ही वोट काटू की भूमिका में आ चुकी है और लोगों ने उनकी भूमिका को नकार दिया है, उनके अस्तित्व को नकार दिया है। लोकसभा चुनाव में भी जेजेपी और आईएनएलडी को नोटा के आसपास ही वोट मिले थे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी अब कोई खास भूमिका रही नहीं। इनका प्रदेश में कड़ा मुकाबला अब हमसे नहीं नोटा से चल रहा है। मत के साथ कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी, ये दावा ठोकते नजर आए। जेजेपी और आईएनएलडी ये दो ऐसी पार्टियां हैं जो भाजपा के इशारे पर प्रदेश में राजनीति कर रही हैं पिछले 10 वर्ष से। ये हरियाणा की जनता समझ चुकी है। जेजेपी और आईएनएलडी दोनों वोट काटू की भूमिका में आ चुकी हैं और लोगों ने उनकी भूमिका को नकार दिया है। आपने देखा लोकसभा चुनाव में भी जेजेपी और आईएनएलडी दोनों पार्टियों को नोटा के इर्द गिर्द उनको वोट मिली। तो इनका कड़ा मुकाबला प्रदेश में चल रहा है, मगर नोटा से चल रहा है, जेजेपी का आईएनएलडी का, ये स्थिति। दीपेंद्र जी, पूरे प्रदेश में आप रैली कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या आंकड़ा भी आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीतने जा रही है? जो आंकड़ा जितना भी आकलन आप करेंगे उससे ज्यादा सीट हम आपको जीत के दिखाएंगे। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, ये में हमारा विश्वास है। और विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य मंत्री सुभाष सुधा से जनतंत्र टीवी ने की खास बातचीत। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है चुनाव प्रचार पर अपना जो है जोर झोंक रही है मैदान में, वहीं जो है नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाने का दौर भी जो है लगातार जारी है। आज हमारे साथ राज्य मंत्री सुभाष सुधा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार सर। मंत्री जी, जहाँ विपक्ष जो है लगातार अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहा है, ऐसे में भाजपा सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे, कैसा मुकाबला? देखिए, विपक्ष का काम है सपने लेने का, तो वो सपने लेता रहेगा। हमारा काम है धरातल पे काम करने का, हम धरातल पे काम करते हैं, लोगों की वोट धरातल पे काम करके मांगते हैं जी। हमने बहुत काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज पूरे देश के अंदर कार्य किए। हमने तीसरी बार के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी सबका साथ सबका विकास लेकर हमने प्रदेश में काम किया है। मैं दावे से कहता हूँ, मैं लोग का यहाँ से विधानसभा का सिर्फ एमएलए था, मेरे यहाँ 5000 करोड़ रुपये साल में लगाया। क्या अवस्था बदलने का काम किया? अब किसी पहलू पे ले सकते हैं। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, क्या हालात थे रोड के अंदर हमारे। आज देखिए केडीपी रोड देखिए, पिपली रोड देखिए, आप उसके साथ देखिए अपना नाम का अपना रेलवे रोड देखिए, इस प्रकार से आप ढांड रोड देखिए, ज्योतिसर रोड देखिए, अभी सीसी रोड बन रही है। अरे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर 1966 के बाद के गांव में उनको बनाने की हमने व्यवस्था करी। हम उसके साथ साथ हमने का इस पे एजुकेशन स्तर पर देखें तो हमने यहाँ बेटियों के लिए कॉलेज बनाया। आज 1400 बेटियां मेरे कॉलेज पर में पढ़ती हैं। इसी प्रकार से जहाँ पूर्व में मंत्री जाते हैं उनके घर के 600 मीटर पर वहाँ स्कूल ही बन सका, हमने गवर्नमेंट स्कूल वहाँ बनाने की व्यवस्था करी। अगर जनता फिर से आपको विधायक चुनते हैं, ऐसे कौन से कार्य हैं जो अभी आप पेंडिंग समझते हैं वो हैं और आप उनको जो है प्रायोरिटी? देखिए, एक ही कार्य रह गया है, वो सबसे बड़ा कार्य है कि बाईपास जो हमने बनाना है, वो बाईपास रह गया है। वो भारतमाला 2 में हमने पास करा दिया, सेंटर से भी स्टेट से भी पास करा दिया है। एक बाईपास बनाना रह गया, तो उसको हम बना के देंगे, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ। लाडवा से मुख्यमंत्री जी के चुनाव लड़ने की बात होती है। देखिए, संगठन का अभी निर्णय होगा, कौन कहाँ से लड़ेगा ये हमारा संगठन निर्णय लेगा। तो कब तक जो है चुनाव के? ये बहुत जल्दी लिस्ट हो जाएगी, तब तक हम लोग अपना प्रचार कर रहे हैं। जिसको भी पार्टी टिकट देगी वो इलेक्शन लड़ेगा। जहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी मंत्री जी चुनाव की डेट छुट्टियों को लेकर जो आगे करने की बात कर रही है, वहाँ विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर रही है चुनाव। भारतीय जनता पार्टी का ये हमारे भाई संगठन अपना दीपक चौहान जी बैठे मंडल अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा मजबूत संगठन है, अपने संगठन के दम पर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी, आदित्य नारायण सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाएगी। ये हमारे साथ माननीय मंत्री थे राज्य मंत्री सुभाष सुधा जी हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का तमाम कार्यकर्ता जो है चुनाव मैदान में जो है डटकर जो है कार्य कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो है अपने किए गए कार्यों के दम पर जो है एक बार फिर से जो है भाजपा सरकार बनाने का कार्य करेगी। जनतंत्र टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से परजन गौड़।
उधर लखनऊ मंडल के 8 स्टेशन के आधिकारिक नाम बदले जाने की समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा आलोचना किए जाने पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने रिएक्शन दिया है और कहा है कि अखिलेश यादव को आलोचना करने के अलावा कोई और काम आता ही नहीं। बंगाल में इतना बुरा हाल हो रहा है, एक महिला के साथ इतना बड़ा अपराध हो गया है, लेकिन अखिलेश यादव की जुबान नहीं हिली। विपक्ष को पश्चिम बंगाल में हुआ वो मंजर नजर नहीं आ रहा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर अनिल विज कहते दिखाई दिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी गाड़ी है जो ठीक स्टेशन पर जा रही है। कोई भी राजनीतिक आदमी जिसने ठीक स्टेशन पर जाना है, विकास के स्टेशन पर जाना है, 2047 के विकसित भारत के स्टेशन पर जाना है, उसको बीजेपी की गाड़ी में सीट लेनी ही पड़ेगी। रेलवे स्टेशनों के नाम नहीं बल्कि हालात बदले, अखिलेश यादव ने यह कहा है, जिसके बाद पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अखिलेश यादव पर उल्टा तंज कस दिया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी गाड़ी है जो ठीक स्टेशन पर जा रही है और हर वो पॉलिटिकल आदमी जिसने ठीक स्टेशन पर जाना है, विकास के स्टेशन पर जाना है, 2047 के विकसित भारत के स्टेशन पर जाना है, उसको भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी में सीट लेनी ही होगी। अब ये अखिलेश यादव एंड पार्टी आलोचना करने के सिवा और कुछ करते नहीं है। बंगाल में इतना बुरा हाल हो रहा, लोगों का बोलने का अधिकार भी वहां नहीं दिया जा रहा, इतना बड़ा अपराध वहां हुआ महिला के साथ, अखिलेश यादव जी के मुख की जबान नहीं हिलते, तब नहीं बोलते ये। और ये जो इंडिया नामक एक गठबंधन बनाया हुआ है, ये नहीं बोलते उसके ऊपर, इनको नजर नहीं आता, राहुल गांधी जी को नजर नहीं आता। वैसे सारा दिन ज्ञान बांटते हैं, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, जिस डर और भय में बंगाल के लोग रह रहे हैं, वो राहुल गांधी को नजर नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी। वहीं भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के सदस्यों ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बीआर चौक थानेसर पर पुतला फूका। भगत सिंह के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि कंगना किसानों के ऊपर पहले भी कई बार आपत्तिजनक बयान दे चुकी है। बीते दिनों भी उन्होंने महिलाओं और किसानों के ऊपर आपत्तिजनक बयान दिए हैं, जिसका वो विरोध कर रही हैं। वहीं उन्होंने कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का भी विरोध किया और कहा उनमें सिखों के बारे में उस फिल्म में गलत दिखाया गया है, जिसका वो विरोध करते हैं, और जिस थिएटर में ये फिल्म लगाई जाएगी उस थिएटर के आगे धरना देने की बात इन लोगों की तरफ से कही गई। जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। किसान अन्न पैदा करता है जीवन देने के लिए, और जब से बीजेपी सरकार आई है ये किसानों को अपमानित करने का काम कर रही है। इससे पहले भी कुलभूषण के द्वारा भी किसानों पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। अब फिर दोबारा बीजेपी के बड़े नेताओं की सह पर कंगना रनौत ने हमारी किसान महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है। ये किसान कभी भी इस अभद्र टिप्पणी को सहन नहीं करेगा। ये धर्म और जाति को आपस में भड़काकर सत्ता हासिल करना चाह रहे हैं, कभी हिंदू मुस्लिम की और कभी सिख भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब जब पब्लिसिटी हासिल करने के लिए कंगना रनौत ने अपनी फिल्म को चमकाने के लिए ये जो शब्द बोले हैं, इसकी जिस दिन भी फिल्म रिलीज होगी हम उसका भी विरोध करेंगे और पूरे हरियाणा में और पूरे देश में इसकी कहीं भी फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे, क्योंकि जब तक बीजेपी सरकार इसको इस पद से नहीं हटाएगी हमारा किसान चैन से नहीं। की माँ किसानों को गलत बोल रही है। पहले एक सांड छोड़ दिया था वो हरियाणा में भी ना, एक एमपी था वो राजकुमार सैनी छोड़ दिया था, ईबीआ छोड़ दी एक शेरनी। ठीक है, तो ये ना हमारे मतलब सिख भाईचारे को, किसान भाईचारे को, इनको सबको तोड़ना चाह रहे हैं। ये पहले सिर्फ अकेले मुसलमान के खिलाफ, जाट के खिलाफ किया है, सरदार के खिलाफ किया है। तो और जो चीज की मूवी लगेगी, ये मूवी के चक्कर में कर रही है कि मेरे को मतलब हाईलाइट हो ज्यादा, तो ये उसके चक्कर में कर रही है ऐसा कुछ। और अगर उसको लगने भी नहीं, जो इसकी हम इमरजेंसी शायद एक मूवी आई है, अगर यहाँ लगेगी तो उसके आगे भी हम यहाँ भी लगेगी, जिस भी उसको भी डरना।
कंगना खान बोलती है किसानों के प्रति, कभी किसानों की माँ बहन के प्रति, एक तो वो, और एक आज जो पुतला मेन छुपा गया है, एक इमरजेंसी मूवी लेकर के आ रही है, वो मूवी जो सिखों में, हिंदुओं में और समाज को तोड़ने का काम करेगी, उस मूवी को बैन कराने के लिए ये पुतला फूंका गया। उधर चंडीगढ़ में हरियाणा के युवाओं ने भर्ती रोको गैंग के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। हरीश गुर्जर के नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट वहां पर निकाला गया। छात्रों ने कहा कि हरियाणा सरकार युवाओं को 40,000 नौकरियां देना चाह रही थी, लेकिन उस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उस पर रोक लगवाने की मांग की, जिससे युवाओं को रोजगार नहीं मिल सका। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। ये देखिए, बड़ी संख्या में छात्रगण पहुंचे इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए। इस प्रदर्शन के दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती वहां पर देखने को मिली। पुलिस ने छात्रों को रोका, आगे नहीं बढ़ने दिया। जब छात्र आगे बढ़ते दिखाई दिए, कोशिश करने लगे आगे बढ़ने की, तो प्रशासन की तरफ से उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। छात्र नेताओं को इस तरह से वहां से डिटेन किया गया। खबर फरीदाबाद से है, जहां बिना हेलमेट पहने बाइक जुलूस निकालने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिस बुलेट को बिना हेलमेट पहने पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चलाया था, पुलिस ने उसका 2,000 रुपए का चालान काटा है। इसके अलावा इस रैली में शामिल कुल 14 बाइकों का भी पुलिस ने चालान किया। पूर्व डिप्टी सीएम वाली बाइक रियासत अली के नाम से पंजीकृत है। पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसी को अंजाम दिया गया। खबर पलवल फरीदाबाद से होते हुए दिल्ली गाजियाबाद जाने वाले रेल यात्रियों की परेशानी अब कल से और ज्यादा बढ़ने वाली है। वो किस लिए? दरअसल पलवल से नई दिल्ली और गाजियाबाद तक चलने वाली 16 EMU, 18 एक्सप्रेस ट्रेन समेत 58 से ज्यादा गाड़ियों का परिचालन तकरीबन 20 दिनों के लिए बंद रहेगा। दरअसल रेलवे पलवल स्टेशन से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर न्यू प्रथला स्टेशन तक रेलवे लाइन को लिंक करने जा रहा है और ये काम 29 अगस्त से शुरू होकर 17 सितंबर तक चलने वाला है। रेल अधिकारियों का कहना है कि काम को देखते हुए कुछ बदलाव भी संभव है। करीब 20 दिनों के अंदर ये डेडलाइन रखी गई है इस काम को कंप्लीट करने की, और 20 दिनों तक ट्रेनों का परिचालन इस रूट पर बंद रहेगा। इसकी वजह से जाहिर तौर पर यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना होगा। मेहरचंद, कल से ट्रेनें बंद हो रही हैं। दैनिक यात्री जो पलवल से नई दिल्ली या नई दिल्ली से पलवल सफ़र करते हैं, किस तरह से परेशानी होगी? बहुत ज़्यादा परेशानी होगी जी, और ट्रैफिक भी काफ़ी है, और ड्यूटियों में फिर मतलब लेट सेट पहुंचना पड़ेगा। ट्रेन जो ये बंद कर दी जाएंगी, इसकी वजह से काफ़ी परेशानी है। क्या होने चाहिए? कुछ ट्रेनें जो लोकल ट्रेन है वो चलानी चाहिए, जैसे पब्लिक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमराज है जी। हेमराज जी, कहाँ जाएंगे आप? अब मैं परवल जाऊंगा जी। लोकल ट्रेन से जाएंगे? हाँ, लोकल ट्रेन से जाऊंगा। लोकल ट्रेन बंद होने वाली है, ये आपको जानकारी है? हाँ, ये जानकारी मिली थी कि पटरी बिछाएगी और वहाँ से परेशानी रहेगी बहुत ज़्यादा। किस तरीके से परेशानी आएगी? परेशानी अब ये रहेगी, ड्यूटी वाले आएंगे का एक तरीका से जाएंगे, आप बताओ। आप जी, समस्या तो है मोटी। अब इतने सर्कुलर 2-3 भर के आम है, वो वहाँ से भी परेशान रहेंगे सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा है जी। कहाँ से आ रहे हैं हम? पलवल से आ रही हूँ सर मैं। अब ये लोकल ट्रेन बंद होने वाली है, इससे क्या परेशानी होगी आपको? इससे सर लोगों को बहुत परेशानी होगी, आने जाने में दिक्कत न होगी, उनकी नौकरी वगैरह में दिक्कत होगी, आने जाने में काफ़ी। वहीं जिले में आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर तमाम शिकायतें आने के बाद इस शिकायत पर डीसी विक्रम यादव ने कड़ा संज्ञान लिया। इतना ही नहीं, फ्लेक्स बोर्ड बनाने वाली प्रिंटिंग की दुकानों पर छापा मारने के भी आदेश उनकी तरफ से जारी किए गए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन कितनी संख्या में फ्लेक्स बोर्ड बनवा रहा है, इनके ऑर्डर्स दे रहा है। डीसी विक्रम यादव ने कहा, फ्लेक्स बोर्ड बनाने वाले दुकान मालिकों को बोर्ड के ऊपर प्रिंटर का नाम और क्वांटिटी लिखना अनिवार्य है। उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले नेताओं को भी सख्त हिदायत दी कि यदि बार बार उल्लंघन करते हुए कोई पाया गया तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। जैसा कि 16 तारीख को माननीय इलेक्शन आयोग जो है भारत का, तो उन्होंने इलेक्शन अनाउंस करे हैं हरियाणा में, तो उसके बाद से ही जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू हो गया है। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी, सभी जो कंसर्न लोग हैं उनको भी हमने
कह दिया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके तहत अपनी कार्रवाई करें, कोई भी उसकी उल्लंघना ना करें। बिल्कुल ही कार्रवाई हमारी टीम जितनी भी है, चाहे अर्बन हो चाहे रूरल हो, हर जगह कर रही है, परंतु देखने में ये आया है कि जैसे ही उतारते हैं फिर वो है कि वो फिर से वो पोस्टर अपने फिर से लगा देते हैं। तो इसके तहत हम प्रिंटिंग प्रेस पे भी कार्रवाई कर रहे हैं, उनको भी हमने नोटिस दिया है कि बिना जानकारी दिए इस ऑफिस में और कितने बैनर पोस्टर वो छपवा रहे हैं, वो और जो छपवा रहा हो, जो छपवाने के लिए एप्लीकेंट आए हैं उनके पास में उसका भी नाम उसको लिखना है प्रिंटिंग प्रेस को वहाँ पे, तो बिना उसके अगर छपवा दे तो उसमें हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो अनुमति नहीं, उनको एक जानकारी हमें देनी होती है कि भाई इतनी कॉपीज ऑफ पैम्फलेट या फिर पोस्टर्स या बैनर्स वो छपवाए हैं और कंसर्न इस बंदे ने छपवाए हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में जैसे ही। चलिए इसी के साथ अपना हरियाणा में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।